दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट अतुल चौबे है और आज हम पढ़ेंगे एविडेंस एक्ट के बारे में। एविडेंस एक्ट का ये हमारा प्रथम वीडियो से शुरू करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक कहावत है कि मंजिल बुरा मान जाएगी अगर अजनबी राहों से दिल लगा बैठा। तो हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि अपने गोल के प्रति आप लगे रहें, किसी अन्य रास्ते पे न जाएं, अन्य दिशाओं में आप भटके ना, अपने गोल पे निरंतर लगे रहें, तभी जाके कामयाबी मिलेगी। और आज हम एविडेंस एक्ट प्रीम्बल पढ़ेंगे, शुरुआत सेक्शन 1 से और 4 तक क्लियर कर देंगे। एकदम एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं, आप बस हमारे साथ बने रहिए। आज हम पढ़ेंगे साक्ष्य अधिनियम की संरचना से कई बार क्वेश्चन बनता है। तो अब हम शुरू करते हैं कि देखिए, प्रक्रियात्मक विधि जो हमारा साक्ष्य एक्ट है वो प्रक्रियात्मक प्रोसीजर ला है या प्रोसीडिंग तय करता है, एविडेंस लाता है और फैक्ट को सिद्ध करता है। तो साक्ष्य विधि को 3 पार्ट में बांटा गया है। इसके 3 भाग बनाए गए, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और ये भाग 1 हो गया। 1, 2, 3। अब देखिए, ये भाग कई बार पूछ लेता है कितने भाग हैं, कितने अध्याय हैं। तो एक से क्वेश्चन पूछता है, जब हम लोग गए थे वहाँ एपीओ का, बिहार में एपीओ का एग्जाम हुआ था तो पूछा था इसमें कितने अध्याय हैं। तो ये चीज़ें हमेशा 1-2 नंबर का इससे क्वेश्चन बनना है, अब आपके माइंड में सेटअप हो जाना चाहिए। तो भाग 1 में अब देखिए, भाग 1 कहता है तथ्यों की सुसंगति के बारे में ये बताता है। और इसमें 2 अध्याय है। अध्याय 1 प्रारंभिक 1 से 4 सेक्शन, अध्याय 2 5 से 55 तथ्यों के सुसंगत के विषय में। इसमें 2 अध्याय है। फिर भाग जब 2 पढ़ेंगे तो इसमें आपका 3, 4, 5, 6, इसमें आपको 4 अध्याय मिलेंगे और ये सेक्शन 56 से 100 तक है। अध्याय 3 से शुरू होता है, 3 में कहता है 56 से 58 मैंने कुछ चीज़ें, कुछ फैक्टों को सिद्ध करना जरूरी नहीं है, न्यायालय वो कर लेता है। न्यायालय इसमें एविडेंस देना जरूरी नहीं होता, अवक्षेपणीय मान लेता है, माना प्रूफ मान लेता है। जैसे भारत की विधियां हैं तो इसे सिद्ध करना आपके लिए आवश्यकता नहीं है। न्यायालय इसको और प्रूफ सब मान लेता है पहले से ही कि साबित ये चीजें फैक्ट रियल है। चौथा कर रहा है 59 से 60, ये मौखिक साक्ष्यों के बारे में बताता है, मौखिक साक्ष्य के बारे में 59 से 60। पांचवा आप पढ़ेंगे तो 61 से 90 ये दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में बताया। दस्तावेज जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं ना, कि ये हमारा लाइसेंस है, ये हमारे हाई स्कूल का प्रमाण पत्र है, जन्म मृत्यु प्रमाण, वो सब डॉक्यूमेंट्स आप कई बार देखेंगे। एजुलेशन 5 है, यह साक्ष्य अधिनियम का सबसे बड़ा चैप्टर भी है, ये भी आप लोग के ध्यान में रहना चाहिए। 61 से 90। 6वां 91 से, जो अध्याय 6 है वो कर रहा है 91 से 100। 91 से 100 में आपको ये बताया गया है कि दस्तावेजी साक्ष्य से मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन, यानी जब दस्तावेजी साक्ष्य है तो मौखिक साक्ष्य का लेना देना कोई मतलब नहीं है, उसे फिनिश कर दिया गया इसमें। फिर भाग 3 में आएंगे तो यहाँ कर साक्ष्य पेश करने और उसका प्रभाव। ये देखिए, साक्ष्य पेश करना, आपको एविडेंस कैसे देना है और उस एविडेंस का फैक्ट पर, विवाद बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में ये बताता है। 101 से 167 सेक्शन तक, ये हमारा 167 सेक्शन तक है। अब इसमें देखिए, इसमें अध्याय 7, 8, 9, 10, 11, यानी 3, 2, 5 अध्याय इसमें है, 4 इसमें है, 2 इसमें, 2, 4, 5, कुल मिला के कितने हुए 11। टोटल अध्याय कितने हुए 11। तो 7 कहता है 101 से 114 तक बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार किसके ऊपर होगा, इसमें बताया गया। 8 कहता है 115, 17 स्टूपल विबंधन, जो एक बात कहे कोई, एक कहता है बी के लिए कि एक काम करो पूरे विश्वास के साथ, अभी उसको अपने स्थिति में अपने कंडीशन परिवर्तन कर देता है, तो ये को उस अपने इस कहे हुए कथन से मुकरना नहीं है। विबंधन का सिद्धांत इसमें स्टूपल प्रिंसिपल आप इसी में पढ़ेंगे। 9वां कहता है 118 से 34, यानी गवाहों के बारे में बताता है कि ये गवाहों के बारे में आपको बताएगा। 9वां लेसन। 10वां कहता है 135 से 66, यानी गवाहों, जो गवाह आएंगे उनकी परीक्षा कैसे की जाएगी, उनका एविडेंस कैसे लिया जाएगा। और 11वां लेसन बताता है 167 कि साक्ष्य का अनुचित ग्रहण और अग्रहण से क्या लेना देना है, ये बता।
तो ये तीनों पार्ट्स, और ये देखिए 11 अध्याय, यहाँ टोटल क्या हो गया 11 बाई 3, यानी 11 अध्याय 3 पार्ट है, आपको लर्न करना चाहिए। अब हम आज ये क्लियर करेंगे 1 से 4 प्रारंभिक क्या है, ये सब चीज़ें हम क्लियर करेंगे। एक चीज़ और आपसे बता दें कि वायसराय लॉर्ड जो मैप था उसने ही एविडेंस एक्ट की स्वीकृति दी थी कि एविडेंस एक्ट बनाना बहुत जरूरी है किसी भी फैक्ट को सिद्ध करने के लिए। और प्रारूप जो एविडेंस एक्ट का प्रारूप ये सब चीज़ें बना वो जेम्स स्टीफेंस ने तैयार किया। इससे पहले सर हेनरी मेन भी ने ट्राई किया था, लेकिन वो परफेक्ट नहीं हुआ और वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, और ये जाके सक्सेस हो गए। और इसी के साथ अब शुरू करेंगे धारा 1 सेक्शन 1 क्या है। तो धारा 1 और सेक्शन 1 में यही बताया गया है कि साक्ष्य अधिनियम संपूर्ण भारत पे लागू होगा। दूसरा 15 मार्च 1872, ये तारीख आप लोग को याद करना है 15 मार्च 1872 ये अधिनियमित हुआ, और 1 सितंबर 1872 को ये हमारा साक्ष्य अधिनियम बन के लागू हो गया, पूरे भारत में काम करना चालू कर दिया। और इसी 1 सितंबर 1872 यानी 1872 में ही हमारा संविधा एक्ट बना था। अब ध्यान से सुनिएगा, कई बार पूछता है साक्ष्य अधिनियम 1 सितंबर 1872 को बन के लागू हो गया। एक्ट नंबर है ये हमारा, एक्ट जो नंबर है याद रखिएगा 1 है। एक्ट नंबर क्या है 1 है। और संविधा अधिनियम इसी समय बना, इसी वर्ष बना, उसका एक्ट नंबर क्या है 9 है। ये आप लोग के माइंड में सेटअप होना चाहिए, कई बार ये सब चीज़ें मौखिक प्री में क्वेश्चन बनता है इन सब चीज़ों से। अब दूसरा पॉइंट इसी में कर रहा है कि साक्ष्य अधिनियम सभी न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होगा, सेना न्यायालय पे भी लागू होगा, जितने भी सेना न्यायालय है। लेकिन किन सेना न्यायालय पे लागू नहीं होगा, तो 1950 सेना एक्ट के संगठन पे, 1934 नेवी डिसिप्लिन एक्ट जो बना है उससे ऑर्गेनाइज जो संगठन है उस पे लागू नहीं होगा। 1950 वायु सेना एक्ट का जो संगठन बना है उस पे लागू नहीं होगा। ये क्लियर हो गया। अब दूसरी इसमें यही है कि मान लीजिए कि साक्ष्य नियम तो आपको पता है भाई कि सभी न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होगा, इन चीज़ों पर लागू। लेकिन एक क्वेश्चन और उभर के आता है कि साक्ष्य नियम किन किन कार्रवाइयों पर लागू नहीं होगा। तो ध्यान से आप यहाँ क्लियर कीजिएगा। मध्यस्थ पे लागू नहीं होगा, शपथ पत्र पे लागू नहीं होगा, अधिकरण पे लागू नहीं होगा। लेकिन शपथ पत्र पर अगर न्यायालय चाहे तो लागू होगा 2002 अमेंडमेंट करके। इसे हम न्यायालय अगर आदेश करता है ये फिर दे दिए तब आप देंगे तो शपथ पत्र पर लागू हो जाएगा। अधिकरण पे लागू नहीं होगा। विभागीय कोई भी कार्रवाई एविडेंस लागू नहीं होगा। प्रशासनिक कोई भी कार्रवाइयाँ हो एविडेंस एक्ट लागू नहीं होगा। अब हम सीधे सेक्शन 2 पे आते हैं। सेक्शन 2 को निश्चित कर दिया गया है, रिफिल कर दिया गया है, हटा दिया गया है। और 1938 एक्ट के सेक्शन 2 में सेक्शन 2 को यानी एविडेंस के जो धारा 2 है सेक्शन 2 है उसको 1938 के एक्ट और उसके सेक्शन 2 से इसे फिनिश कर दिया गया, रिफिल कर दिया गया, हटा। एक क्वेश्चन प्री में पूछा भी था, इससे क्वेश्चंस बनता है तो ये आप क्लियर कीजिएगा सेक्शन। अब 3 है निर्वाचन खंड। निर्वाचन खंड का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि भाई जितने भी इसमें जो मेन शब्द है उनको परिभाषित किया गया है। यही हमारा निर्वाचन खंड है। अब निर्वाचन खंड में देखिए कितना सटीक के बनाया है। अगर आप थोड़ा सा अपना माइंड लगाएंगे तो आपको पूरा निर्वाचन खंड आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा। अब देखिए 3 के 1 में न्यायालय। अब बताइए न्यायालय बन के रेडी हो गया तो न्यायालय में कोई जाता है तो क्या लेके जाता है, तथ्य लेके, फैक्ट लेके जाता है कि ये फैक्ट मेरा सही नहीं है। तथ्य लेके कोई न्यायालय में कोई भी व्यक्ति हो न्यायालय में जाता है तो तथ्य लेके, तो दूसरा में तथ्य है। अब तीसरा में जब तथ्य लेके आप न्यायालय में जाएंगे तो जज साहब क्या कहेंगे देखो भाई सुसंगत है कि विवादक है, माने वो सुसंगत है, दोनों तथ्य मिलजुल रहे हैं कि एक दूसरे से विपरीत हैं। तो तीसरा में सुसंगत और चौथा में विवादक। यानी आप न्यायालय में जाएंगे तथ्य लेके तो जज साहब क्या करेंगे, सुसंगत और विवादक देखेंगे। सिंपल है। देखिए आप कोर्ट में घुसिए, न्यायालय तथ्य लेके जाइए, ठीक है, जज साहब ले लिए, जज साहब उसको डिसाइड करेंगे कि ये सुसंगत है कि विवादक। ठीक, अगर सुसंगत है तो काम हो गया, विवादक बन गया कि भाई पॉइंट अब विवादक होना ही है। कोर्ट में कोई भी जाता है तो विवादक मैटर ज़्यादा 90 से 99% विवादक मैटर ही होते हैं। तो विवादक होगा तो जज साहब कहेंगे दस्तावेज लाओ भाई, इससे रिलेवेंट दस्तावेज। ये मान लीजिए गाड़ी कोई ले गया, गाड़ी
स्प्लेंडर विवादक, कोई बाइक विवादक है तो दस्तावेज चाहिए ना, जिसके नाम से गाड़ी वो दस्तावेज लेके आए। अब देखिए इसी दस्तावेज में इलेक्ट्रॉनिक, अब जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत है उसको भी दस्तावेज मान लिया गया। 2000 अमेंडमेंट होता है सन 2000 में, और इलेक्ट्रॉनिक सबूत को भी दस्तावेजी सबूत के रूप में स्वीकृति प्रदान कर दी गई। अब देखिए दस्तावेज आ गया, उसके बाद से जैसा कहें कोई साक्ष्य और हो तो दीजिए भाई। अब दस्तावेज किसे कहते हैं? दस्तावेज से अभिप्रेत है किसी पदार्थ पे शब्दों द्वारा, ये मान लीजिए बोर्ड पदार्थ है और इस पदार्थ पे शब्दों द्वारा, अंकों द्वारा, किसी अन्य साधनों द्वारा, मैप द्वारा किसी तथ्य को अभिव्यक्त करना। कितना सिंपल, देखिए दस्तावेज यही है, किसी भी पदार्थ पर शब्दों द्वारा, लेखों द्वारा, अंकों द्वारा उस तत्व को अभिव्यक्त करना। जैसे एग्जाम्पल में आप पढ़ेंगे मुद्रण, सिरा मुद्रण, रेखा चित्र पढ़ेंगे, मानचित्र, मैप, ये सब चीज एक दस्तावेज है। पूरा एक बोर्ड का है, एक पदार्थ है ना, आप बोर्ड को क्या मानेंगे? पदार्थ है। और इस देखिए इस बोर्ड पे हमने लिखा है साक्षर एवं संरचना, तो शब्दों द्वारा हमने लिखा है, यहाँ डिजिट अंकों द्वारा किया है, फिर से हम कुछ बोल रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, तो ये सब सारी चीज़ क्या है? दस्तावेज। अब साक्ष्य क्या है? तो साक्ष्य वह है जो न्यायालय अपने सामने लोगों से, साक्षियों से अपेक्षा करता है। सच जांचाधीन तथ्यों के विषय में न्यायालय अपने सामने अपेक्षा करता है कि लोग या जो गवाह होते हैं वहाँ के अपने साक्ष्य को प्रकट करें, दे, बताएं। तो साक्ष्य हो गया। अब देखिए साक्ष्य के बाद साबित। अब आप बताइए दस्तावेज और साक्ष्य दे देंगे तो दस्तावेज और साक्ष्य आपका एकदम परफेक्ट है, सही होगा तो मैटर साबित हो जाएगा, सही नहीं होगा तो ना साबित हो जाएगा। अब देखिए साबित नहीं हुआ, 9 में कहा है साबित नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? ना तो एविडेंस मिले हैं और ना ही एविडेंस सही तरीके से साबित किया। जो एविडेंस आया है वह सिद्ध भी नहीं कर पा रहा है और ना सिद्ध भी नहीं कर पा रहा है, तो ये 9 में ना साबित नहीं हुआ। तो आप एक चीज़ बताइए, एविडेंस की सेक्शन जो 3 है इससे क्वेश्चन नहीं बनता है, बहुत कम बनता है। न्यायालय किसे कहते हैं? जहाँ पे हमारे न्यायाधीश हों, मजिस्ट्रेट साहब हों, न्यायिक कार्रवाइयाँ चल रही हैं, न्यायिक निर्णय दे रहे हैं, वह एक निकाय जो होता है जिसमें न्यायाधीश, न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, न्यायिक कार्रवाइयाँ करते हैं, न्यायालय हो गया। तथ्य क्या है? तथ्य क्या है? जिसे हम इंद्रियों द्वारा सुन सके, जान सके, तथ्य है। तो ये सभी नहीं, तत्व का मतलब ये होता है जो हम अपने पांचों जो भी हमारे ज्ञान इंद्रियां उनके द्वारा देख सके, सुन सके, जान सके, फील कर सके, तथ्य है। सुसंगत क्या है? एक तत्व दूसरे तत्व से सुसंगत है अगर वह उस तत्व को क्या करता है? अस्तित्व या अनास्तित्व को अधिसंभाव्य बना देता है। विवादक तत्व क्या है? विवादक क्या है भाई? एक पक्षकार स्वीकृति करता है कि हाँ ये बोर्ड है, दूसरा कहता है नहीं ये बोर्ड नहीं है, ये तो व्हाइट बोर्ड है, ये कहता है नहीं बोर्ड है। तो पक्षकारों के बीच मतभेद ही तो विवाद है, तो ये विवाद। तो इन तरीके से ये इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है लेकिन आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, कई बार क्वेश्चंस बन ही जाता है। तो 9 क्लास 9 क्लियर हो गए। अब सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन धारा 4 पढ़ेंगे, उपधारणा। अब ये धारा 4 एविडेंस में सबसे इम्पोर्टेंट है उपधारणा। इसमें कहा गया है खंडनीय उपधारणा और अखंडनीय उपधारणा, विधि की खंडनीय उपधारणा और विधि की अखंडनीय उपधारणा। इसमें होता है प्री जंप सीओ करके ऐसे कुछ सूक्ति था, इसमें एक बना है, दिमाग में नहीं आ रहा है। तो यहाँ आप सोचिएगा विधि की जो खंडनीय उपधारणा है उसको आप एविडेंस देख के, साक्ष्य देख के, सबूत देख के खंडन कर सकते हैं, लेकिन अखंडनीय 86 से 88, 111, 114 विधि की खंडनीय उपधारणा है, लेकिन अखंडनीय, देखिए इससे क्वेश्चन बनता है कि विधि की अखंडनीय, साक्ष्य में अखंडनीय उपधारणा क्या है? तो 112। दो लोगों के बीच में शादी होता है, शादी के बाद से उनके बीच अगर 1 महीने 2 महीने बाद ही बच्चा पैदा हो जाए तो खंडनीय उपधारणा, ये मान लिया जाएगा, कानून कहती है बच्चा आप ही का है। समझ गए हैं? 107 जीवन की उपधारणा के बाद का 82 क्या है? IPC 82 आप पढ़े हैं, 7 वर्ष से नीचे के जो भी बच्चे होते हैं क्राइम करते हैं तो विधि कहती है हमें सबूत होना चाहिए, मान लेते हैं वो निर्दोष है। अगर 7 वर्ष से नीचे है तो आपको यहाँ प्रूफ नहीं करना है, सबूत नहीं लाना है, वो विधि ऑटोमेटिक मान ली भाई ये निर्दोष है। तो ये अखंडनीय उपधारणा। 41 में आप जब एविडेंस पढ़ेंगे, प्रमोट विषयक, नवधारण विषयक, दिवाला विषयक, ऐसे करके है। 113 है राज्य के राज्य से रिलेटेड चीजें। तो ये जो अखंडनीय उपधारणा का मतलब हुआ कि न्यायालय निश्चय सबूत मान लेती है, कहते इससे बेहतरीन कोई सबूत नहीं है, ये ऑलरेडी सिद्ध है। और इसमें क्या होता है कि आपको एविडेंस
दे के आप चाहे तो इसे साबित ना साबित कर सकते हैं। अब ये देखिए 4 का 3 क्लास है, 1 2 3, ध्यान से सुनिएगा। पहला है कि न्यायालय उपधारा कर सकेगा। कर सकेगा मतलब है कोई न्यायालय के सामने फैक्ट आता है तो उपधारा कर सकेगा, यानी न्यायालय के सामने कोई फैक्ट आ गया तो उस फैक्ट को साबित ना साबित करने के लिए न्यायालय आपसे सबूत मांगेगा, कहेगा भाई इस पे सबूत दीजिए, तभी इस फैक्ट को मानेंगे कि ये बाइक है तो किसकी बाइक है। और इस दूसरा में कहता है कि न्यायालय उपधारा करेगा। करेगा का मतलब है कि अगर वो बाइक आई और कोई कह दिया बाइक एक ही है तो न्यायालय जो भी एविडेंस हो देख के कहेगा हाँ एक ही है। न्यायालय वहाँ क्या कर देगा कि हाँ ये बाइक आई है तो एक ही है तो एक ही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं बाइक एक ही नहीं है तो आप यहाँ एविडेंस देंगे और सिद्ध करेंगे, साक्ष्य देंगे कि नहीं बाइक एक ही नहीं है, किसकी है, बी की है। तो यहाँ न्यायालय उदाहरण कर लेगा और यहाँ नहीं करेगा, कहेगा एविडेंस दो तभी मानेंगे कि एक ही है कि बी की है। और तीसरा में कहता है निश्चायक सबूत। अब मान लीजिए बाइक एक ही है और ये आया और बाइक के कागज दे दिया, लाइसेंस अपना दे दिया, तो न्यायालय यहाँ निश्चायक सबूत मान लेगा, कहेगा ना अब तो ये एक ही है, अब भी कोई भी एविडेंस देगा कोई लेना देना कोई मतलब नहीं, यानी ये निश्चायक सबूत हो जाए। और यही निश्चायक सबूत ये अखंडनीय उपधारा का काम करता है। तो निश्चायक सबूत तीनों पढ़ना होगा। जब ये सेकेंड आपको पढ़ना होगा तो एविडेंस में आप जाएंगे तो 79 से जो 90A तक धारा है उसमें कई बार क्वेश्चन बनता है कि 79 से 90A तक जो सेक्शंस है उसको न्यायालय उधारा कर सकेगा कि करेगा, पूछता है ऑप्शन में, तो एक करेगा मान लेता है कि सभी डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वह परफेक्ट हैं, सही हैं। अब देखिए यहाँ एक सुक्ति बनना है, इसमें एक सुक्ति है कि आर्मेनिया प्रेसुमंटर राइज इज एक्टा। आर्मेनिया प्रेसुमंटर राइज इज एक्टा कई बार पूछता है, हमेशा पूछता है, कई बार क्या कि सभी तथ्यों का उचित अवधारणा करना चाहिए। न्यायालय को जो भी फैक्ट है वो उसका परफेक्ट अवधारणा करना चाहिए ताकि न्याय दिलाने में किसी को कोई दिक्कत न हो। अब देखिए क्वेश्चन बनता है कि साक्ष्य नियम को लेक्स फोरी विधि कहा जाता है। लेक्स फोरी इसलिए कहते हैं कि साक्ष्य नियम जहाँ स्थानीय विधि है, यानी जहाँ पे काम करता, जहाँ ये रहता है वहाँ के कंडीशनों के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित करेगा, वहाँ के कंडीशनों के हिसाब से ही लागू होता है, इसीलिए इसे स्थानीय विधि भी कहा जाता है। एक इसमें केस है वेन वर्सेस रेवेन एंड फार्मर्स जंक्शन रेलवे। वेन वर्सेस रेवेन का केस है और इसी केस में कहा गया कि साक्ष्य नियम क्या है, लेक्स फोरी है, स्थानीय विधि है, स्थानीय निकायों के अनुसार ये अपने आप को चेंज करता है, परिवर्तन करता है। यानी कहने का मतलब है अगर साक्ष्य ए नामक एक जगह है वहाँ पे एविडेंस कुछ और कहेगा और बी नामक जगह पर एविडेंस कुछ और परिणाम अपना देगा। दूसरा है साक्ष्य नियम का उद्देश्य क्या है, तो साक्ष्य नियम का एकमात्र उद्देश्य है समेकन करना, परिभाषा करना, संशोधन करना। साक्ष्य में जितनी भी विधियाँ फैक्ट हैं उनको समेकन, परिभाषा, संशोधन करना एविडेंस का उद्देश्य है। तीसरा है साक्ष्य सबूत क्या होता है। आप बताइए, सबसे अच्छा क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं कि साक्ष्य किसे कहते हैं और सबूत क्या है। तो साक्ष्य एक ईंट है, समझिएगा, साक्ष्य क्या है, एक ईंट है और सबूत जो है एक पूरा भवन है। इतना अंतर है कि साक्ष्य का परिणाम ही सबूत है। जब बहुत से साक्ष्य आते हैं और न्यायालय उसको देखती है और जब एक्सेप्ट कर लेती है, न्यायालय कहती है हाँ ये साक्ष्य रेलिवेंट है, तब जाके वो सबूत बनते हैं और केस को डिसाइड करते हैं। तो एक कहावत है, इसमें एक सूक्ति दिया गया था कि साक्ष्य ईंट है और सबूत भवन है, ऐसे ही साक्ष्य और सबूत की तुलना होता है। अब आप सोचिएगा कई बार संपोषक साक्ष्य के बारे में भी चर्चा होती है। संपोषक साक्ष्य क्या है, तो किसी फैक्ट पर साक्ष्य लेने के बाद जो अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाता है वही हमारा संपोषक साक्ष्य होता है। और संपोषक साक्ष्य का प्रोविजन प्रावधान कहाँ किया गया है, तो एविडेंस के सेक्शन 9 में और सेक्शन 27 में किया गया है। तो इस तरीके से हमने एविडेंस भी शुरू कर दिया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। किसी पर कोई त्रुटियाँ हो तो कमेंट कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।